हेलो एवरीवन, माय नेम इज वसीम अकरम एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सेंटर। आप सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। इसके पिछले कक्षा में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा किया था, ठीक है ना। कुछ टॉपिक को पढ़े थे, कुछ बाकी था, तो रिमेनिंग टॉपिक को चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमने इलेक्ट्रिसिटी में चर्चा किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज करेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज ओम्स लॉ। आइए देखते हैं। चलो, हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग नहीं पढ़े थे, तो आइए जानते हैं सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर फ्लो करता है। तो हमने पढ़ा था क्या कि जो भी वाटर होता है, वाटर का फ्लो होता है तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर होता है, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर वाटर का फ्लो होता है। एयर भी वैसे फ्लो करता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे एक बैटरी दिया हुआ है और बैटरी का ये बड़ा वाला कुंडी को हम लोग हायर पोटेंशियल कहेंगे और लोअर वाले कुंडी को लोअर पोटेंशियल कहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। तो प्लस ये येलो कलर का एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को। अब इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर और अ वायर इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर और द वायर। जो भी हमारा विद्युत परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करने का डायरेक्शन होता है वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन हमारा स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें ना जो सम होता है वो वेक्टोरियल सम नहीं होता है, यानी वेक्टर सम नहीं होता है। यहाँ पे जो सम होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है। और अलजेब्रिक सम होने के ही कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। एमीटर इज ए लो रेसिस्टेंस डिवाइस। रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0 एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज। कोई भी सर्किट होता है उसमें करंट को मापने के लिए जो हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, तो सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, उसको सीरीज कनेक्शन करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक सर्किट था। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ वेयर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लोड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है। क्लोज कंडक्टिंग पाथ इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो वो कंटिन्यूअस मैनर में हो। जब कंटिन्यूअस मैनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो होगा। अब जो हमारा सर्किट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ओपन सर्किट होता है और दूसरा हमारा क्लोज सर्किट होता है। तो ओपन सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज ओपन सर्किट। वैसा सर्किट जिसमें करंट का फ्लो ना होता हो, और न होने का मुख्य कारण ये होता है क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। जब सर्किट हमारा इनकम्प्लीट होगा, टूटा हुआ होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा। इसी के कारण वहां पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो हमारा बैटरी दिया हुआ है या सेल दिया हुआ है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। और ये जो हमारे पास बल्ब दिया हुआ है ये हमारा क्या होता है? लोड होता है। अब देखिए क्या कि हमारे पास बैटरी है और बल्ब है, तो हम डायरेक्ट इसको नहीं जला सकते हैं। उसको जलाने के लिए हमें वायर की नीड होती है और वो वायर क्या होना चाहिए? ये कंटिन्यूअस
कनेक्शन हो जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस मैनर में होगा तो उसमें करंट का फ्लो होगा। तो ये हमारा ओपन सर्किट का एग्जांपल था। उसके बगल में क्या है, क्लोज सर्किट है। अब क्लोज सर्किट है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन कंटिन्यूअस मैनर में होगा, यानी फ्लो कंटिन्यूअस मैनर में होगा। जब कंटिन्यूअस मैनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का हमारा कंटिन्यूअस फ्लो होगा। और जब करंट का फ्लो होगा तो ये हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। यानी ये हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट है। अब बच्चे लोग आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है। विद्युत विभव क्या होता है हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है, लेकिन आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और कुछ दूरी पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस रीजन तक मूव कराने के लिए इस चार्ज को हमें फोर्स लगाना पड़ता है। जब फोर्स लगाएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने स्थान से कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा। तो जब डिस्प्लेस करेगा तो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। यानी इस पॉइंट चार्ज को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित पॉइंट पर लाने में किया गया हमारा वर्क डन होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। किसी पॉइंट चार्ज को अनंत से किसी फिक्स्ड पॉइंट पर लाने में किया गया ही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एस यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो रेंडमली रहते हैं, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बैटरी का प्रयोग करते हैं। और बैटरी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम करता है या पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कराने का काम करता है। वो फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। यानी वो यहाँ पे देख लेते हैं, टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन रिक्वायर सम वर्क और एनर्जी ट्रांसफर। दिस वर्क परफॉर्म बाय एन एक्सटर्नल electromotive force typically represented by the battery. This EMF is known as the potential or potential difference. पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और V बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है। वर्क का जो यूनिट होता है वो हमारा जूल होता है और चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। जो पोटेंशियल का यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। पोटेंशियल बोल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट ही होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी पॉइंट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया हमारा वर्क डन, ठीक है ना। अब लिखा गया द वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसको भी रिप्रेजेंट हम लोग भी से करते हैं और भी हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, या भी इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज हो जाएगा। जहां पे भी बराबर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वर्क डन होता है, और ई हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है, और क्यू हमारे क्या होता है, चार्ज होता है। अब क्या होता है कि ये जो वोल्ट होता है, तो वोल्ट को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को जो मेजर करते हैं, ठीक है ना, उस यंत्र का नाम क्या है, वोल्ट मीटर होता है। और जो नापते हैं वो क्या होता है, पोटेंशियल को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है ना। और वोल्ट मीटर क्या है, यंत्र है, डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। आगे वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हमने पढ़ा था एमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर को हम हमेशा किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। और इसका क्या काम होता है, तो किन्हीं दो सर्किट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, ये बताता है, ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। यदि ओम्स लॉ को डिफाइन किया जाए तो ये होगा क्या,
कि दिस इज लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाला जो विद्युत धारा का मान होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा दो पॉइंट के बीच का। तो वही हम दिखाते हैं क्या कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो I बराबर 1/r इंटू V। अब ये जो हमारा होता है इसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। ये कांस्टेंट का काम करता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I इंटू R हो जाएगा, ठीक है ना। जो V अपॉन I का जो रेशियो निकालते हैं वही हमारा R होता है और वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये रहा हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है अगर उसको हम सिद्ध करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन जाता है। अब ये हमारा क्या होता है कि दिखाएंगे कि करंट का मान क्या होगा, वोल्ट का मान क्या होगा, तो उसको हम दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्लोप होता है ये R को यानी 1/r को बताता है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी किसी परिपथ में जो बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट का मान होता है या चार्ज होता है उसका अपोजिशन जो करता है वो क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो उसमें कर्नल जो एटम होते हैं उनसे टकराते हैं, टकराने की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और वहीं हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और उसको ग्रीक सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। अब एक ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a potential difference of a 1 volt across the ends of a conductor makes the current of 1 ampere to flow through it। यानी एक ओम क्या होता है, तो किसी सर्किट में जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है और उस सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, 1 ओम के बराबर कहलाता है। कितने के बराबर कहलाता है? 1 ओम के बराबर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कि हमने एक डायग्राम दिखाने का प्रयास किया है। ये वोल्टेज में और करंट में और रेसिस्टेंस में रिलेशन दिखाने का प्रयास किया है। वोल्टेज क्या करता है, करंट को पुश कर रहा है, और रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, ये समझिए रेसिस्टेंस है जिसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, PD यानी वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है, करंट I जिसे एम्पियर से सूचित किया गया है। वोल्ट क्या कर रहा है, करंट को पुश कर रहा है। रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को रोकने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार से इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी किसी भी सर्किट में जो चार्ज का फ्लो होता है उसका अपोज कौन करता है, तो रेसिस्टेंस करता है। क्या कौन करता है, रेसिस्टेंस करता है। रेसिस्टेंस का इस यूनिट क्या होता है, ओम होता है। देन नेक्स्ट हमने 1 ओम को भी समझा, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे एमीटर जुड़ा हुआ है। एमीटर क्या करेगा, करंट को मापेगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, ये क्या नापेगा, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको ये क्या करेगा, मेजर करेगा, और इसमें बहने वाला करंट ये हो जाएगा, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी रेसिस्टेंस किन किन बातों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन कि रेसिस्टेंस में किन किन बातों पे, तो यहां पे हम देखेंगे, लेकिन जो यहां पे लिखे हैं क्या, पहली बात, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स। पहला हमारा फैक्टर क्या है जिससे रेसिस्टेंस प्रभावित होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर का अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो उसका हमारा उसमें उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को हम घटा देंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जितना लंबा तार होगा, वायर होगा,
उतना हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है कि रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी रेसिस्टेंस जो हमारा होता है वो किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम किसी कंडक्टर का एरिया को बढ़ा देंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है, और एरिया को हम कम कर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पतला तार है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे, तेजी से भागेंगे तो ज्यादा टकराएंगे। जब ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और वहीं पे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जो वायर मोटा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें टकराने की संभावना कम रहेगी। जब कम टकराएगी तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये बात समझ में आया होगा। तीसरी जो बात है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर कौन से मटेरियल के है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग रेसिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर का भी इस पे इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे हमारा रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, पढ़ने में मजा भी आया होगा। अब हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।